पुराने समय में उत्तर भारत के एक शांत गांव गगनपुर में ठाकुर चंदन प्रताप अपने खेतों की देखभाल स्वयं करता था। वो केवल जमीन का मालिक ही नहीं था, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील इंसान भी था। अरे वाह 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 वाह, इस बार की फसल तो कितनी लहराती हुई लग रही है, जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। अरे ठाकुर साहब, इस बार की फसल तो सच में बहुत ही बढ़िया होगी। आपकी मेहनत और आशीर्वाद दोनों का असर है। हाँ। धीरज, ये सब हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस उनका साथ देता हूँ। ठाकुर साहब, कुछ कर्मों का भी फल होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलता है। गांव में और भी तो ठाकुर हैं, पर आपका स्वभाव सबसे न्यारा है। धीरज की बातों पर ठाकुर चंदन प्रताप बस हल्की सी मुस्कान में सब कुछ समेट लिया करता था। उसे दिखावा पसंद नहीं था, सिर्फ सच्चाई में विश्वास था। क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, एक जरूरी बात बताना भूल ही गया। ठाकुराइन जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और आपके पिताजी ने बुलाया है। हाँ? अरे ईश्वर से मेरी बस यही कामना है कि इस बार मेरी पत्नी एक सुंदर कन्या को जन्म दे। एक पुत्र तो है ही, अब बस एक बेटी की कामना है। यही तो आपकी महानता है ठाकुर साहब। और लोग तो पुत्री का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं, और आप। चंदन प्रताप दौड़ते हुए हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में बेटी के लिए सपनों की चमक थी और दिल में भावनाओं की एक नदी बह रही थी। बधाई हो ठाकुर साहब, ठाकुराइन जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। सच में? अरे वाह 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 वाह। मेरी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। वाह 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 वाह, इसका नाम हम सुंदरी रखेंगे। अरे, मेरा नाम भी तो रूप सुंदरी है। तो क्या हो गया? तुम रूप की सुंदरता हो और ये मन की सुंदरता बनेगी, और रूप में भी तो सुंदरता लाएगी ही। दिन बीतते गए। हवेली में अब किलकारियां थीं और दिलों में शांति। लेकिन शांति बहुत देर तक टिकती नहीं। एक दिन जब ठाकुर चंदन हवेली लौट रहा था तो उसके दरवाजे पर गांव की भीड़ जमा थी। मुखिया जी, क्या बात है? इतनी भीड़ क्यों है? गांव में सब कुशल तो है ना? ठाकुर साहब, आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ चुकी है। ठाकुर चंदन घबराकर दौड़ता हुआ पिता के कक्ष में पहुंचा। हाँ, पिताजी आप ठीक तो है ना? मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। बेटा, अब वैद्य की जरूरत नहीं है, मेरा समय पूरा हो गया है। सुनो, मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। हाँ। वो कागज निकालकर चंदन को देता है। पिताजी, ये तो सरासर अन्याय है। मत भूलिए, इस जमीन में आधा हिस्सा बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप का भी है। उसका नाम मत ले, वो मक्कार है। मेरा पुत्र जरूर है, पर तेरा दुश्मन भी है। उससे कुछ भी करना, लेकिन दूर ही रहना। हाँ। ठाकुर रणधीर प्रताप मुखिया की ओर देखते हुए बोला। मुखिया जी, यदि कभी वीरेंद्र इस जायदाद पर दावा करे तो जान लीजिए वो झूठ बोल रहा है। इतना बोलकर वो धीरे धीरे चुप हो गया और फिर एक गहरी सांस के साथ रणधीर प्रताप ने चिर निद्रा को प्राप्त किया। चंदन फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? बेटा, दादाजी बहुत दूर चले गए, अब सिर्फ तुम्हारी यादों में रहेंगे। अगले दिन भारी मन से चंदन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया।
और जब वो लौटा तो हवेली की दीवारें भी उसकी पीड़ा से कांप उठीं। पिताजी, आपने जाते जाते मुझे इतना भारी कर दिया। स्वयं को इस तरह तोड़कर आप उनकी आत्मा को अशांति दे रहे हैं। उन्होंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। समय सबसे बड़ा मरहम है चंदन, ये भी बीत जाएगा। और समय बीतता गया, लेकिन कर्मों का फल कहाँ इतनी जल्दी सामने आता है। एक दिन बारिश तेज हो चली थी। चंदन छाता थामे खेतों से अपनी हवेली की ओर लौट रहा था। भीगती दोपहर की उस घड़ी में उसकी नजर जैसे ही हवेली के द्वार पर पड़ी, वो ठिठक गया। सामने उसके बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप, उनकी पत्नी काव्या और उनका 7 वर्षीय पुत्र शंकर खड़े थे, भीगे, थके और बेहद दुखी। मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था, नहीं जानता इस दुख से कैसे उबरूंगा, कैसे नहीं जानता। भैया, आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं? अरे अंदर क्यों नहीं आ रहे? अंदर आइए, अंदर आइए। कौन सा मुंह लेकर अपने घर में जाऊं चंदन? मैं तो इतना अभागा हूं कि अपने पिता की अर्थी को कंधा तक नहीं दे पाया। भैया, अगर आप पिताजी की मेहनत से कमाई हुई दौलत अय्याशी में नहीं उड़ाते, जुए में नहीं हारते और उनसे झगड़ा नहीं करते, तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। मुझे और मेरी पत्नी को हवेली में रहने के लिए बस एक छोटा सा कमरा दे दे। देख तो सही, काव्या गर्भवती है और शंकर 2 दिन से भूखा है। मुझे सब पता लग गया है कि पिताजी ने मरने से पहले सारी जायदाद का वारिस तुम्हें बना दिया है। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस कुछ दिन की मोहलत दे दे। जब मैं काम धंधा खोज लूंगा तो चला जाऊंगा और अपनी पत्नी और बेटे के साथ चला जाऊंगा। अपने बड़े भाई की हालत देखकर चंदन का मन पिघल उठा। उसने अपने कदम पीछे खींचे और फिर बोला, बस 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 भैया, मेरे पाँव मत छुइए, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप बड़े हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। हाँ, ये सही है कि पिताजी आपसे नाराज थे, परंतु मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। जितना अधिकार मेरा इस हवेली पर है, उतना ही आपका भी है। तभी वहाँ पर मुखिया प्रकट हो गया। ठाकुर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पिताजी ने आपको बहुत सोच समझकर जायदाद का मालिक बनाया है। क्या तुम मेरे बड़े भैया की आंखों में आंसू नहीं देख रहे? ये आंसू पश्चाताप के हैं। और वैसे भी पिताजी ने अगर मुझे मालिक बनाया है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी जायदाद में किसे भागीदार बनाऊं। समझ गए? इतना कहकर चंदन ने अपने बड़े भाई को उठाया, अपनी भाभी और भतीजे को साथ लिया और हवेली के भीतर ले गया। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद काव्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वीरेंद्र प्रताप बेहद प्रसन्न हुआ। चंदन जब उन्हें देखने आया तो भावुक हो उठा। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी बेटी सुंदरी कब तक ऐसे ही रतन के साथ खेलेगी। रतन बड़ा हो जाएगा तो काम पर चला जाएगा। पर अब मेरी बच्ची के साथ खेलने के लिए बहन आ गई है, उसकी अपनी बहन। हाँ, मेरी इस बच्ची का नाम तुम ही रखोगे छोटे भाई? हाँ, अगर पिताजी जीवित होते तो जरूर वो इसका नाम चंद्रलेखा रखते। तो चिंता मत कर मेरे छोटे भाई, आज से मेरी बेटी का नाम चंद्रलेखा ही होगा। रतन वहां से चला गया। कुछ समय और बीत गया, लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। रात्रि में एक कक्ष में काव्या वीरेंद्र प्रताप से बोली, ये नौटंकी कब तक चलेगी? तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी थी और तुम अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो। कल को हमारा बेटा शंकर जवान होगा तो क्या वो भी रतन का नौकर बनेगा? अरे बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर जीने के लिए आया हूँ? मैं तो सारी जायदाद अपने नाम लिखवाकर उसे तबाह करने आया हूँ, समझी ना? वो सब तो ठीक है, पर कैसे? तुम्हारा छोटा भाई चंदन है, उसके साथ पूरा गांव है। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया
तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। चिंता मत कर काव्या, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। एक दिन चंदन किसी दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप के पास आ पहुंचा। भैया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, लौटने में समय लग सकता है। तब तक आप खेतों का ध्यान रखिएगा। खेतों का ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है छोटे, लेकिन तुम्हारे खेत में जितने भी किसान काम करते हैं वो मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं करते, तो वो मेरा आदेश क्यों मानेंगे भला? सोचो ना। ये सुनकर चंदन थोड़ी देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने जल्दी से एक कागज निकाला, उस पर अंगूठा लगाया और बड़े भाई को दे दिया। दक्षिण दिशा में जो हमारा 15 बीघा खेत है, जहां किसान काम कर रहे हैं, वहां की फसल पर नजर रखिए और किसानों को जरा ध्यान पूर्वक काम करवाइएगा। अगर कोई आप पर ऐतराज करे तो ये कागज दिखा दीजिएगा, बस। अरे कागज पर अंगूठा ही लगा दिया? अरे चंदन, मतलब तुमने आखिर इस कागज पर अंगूठा क्यों लगा दिया? मैं थोड़ा जल्दी में हूं भैया, वरना वो 15 बीघा जमीन आपके नाम ही कर देता। आप उनसे यही कह देना कि ये खेत अब आपके होने वाले हैं। वो आपकी बात मान लेंगे और बाद में मैं आकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। कोई चिंता की बात ही नहीं है। चलिए भैया, प्रणाम। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया। उसके जाते ही उसकी पत्नी काव्या वहां आ गई। आखिर तुम्हारे छोटे भाई ने वही किया जो तुम चाहते थे। अरे मूर्ख कहीं का, अब मैं सारे कागज पर सिर्फ 15 बीघा नहीं, अरे पूरी जायदाद अपने नाम करूंगा। हाँ। ये सुनकर काव्या चौंक गई, लेकिन गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और चंदन जब वापस आएगा तो सब सच्चाई बता देगा। अरे चंदन वापस आएगा तभी तो कुछ कहेगा ना। इतना कहकर वीरेंद्र सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है और सीधे खेत की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो किसानों से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तुम हमको आदेश देने वाले कौन होते हो? हैं? हमारे ठाकुर साहब ही हमको आदेश देते हैं। ओहो, तो जरा भैया ये कागज तो देखो। चंदन ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और मैं उसका बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह हूँ। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता तो जब वो वापस आए उसी से पूछ लेना। कागज देखो। गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि चंदन ने अपनी जायदाद वीरेंद्र के नाम कर दी है। ये सुनकर गांव का मुखिया वीरेंद्र के पास आया। मैं सुनकर हैरान हूँ कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ सच है और अब से मेरी हवेली में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गए ना मुखिया जी? प्रणाम। चलिए 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 चलिए। ओ, तुम अच्छा नहीं कर रहे वीरेंद्र। चंदन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आने दो चंदन को, मैं सारी सच्चाई सामने लाऊंगा। ये भी पता लगेगा कि उसने स्वेच्छा से दिया या तुमने जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवा लिया। सब पता लग जाएगा। जा रहा हूं मैं। मुखिया वहां से चला गया। समय बीतता गया, लेकिन चंदन कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे गांव में चंदन के लापता होने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ हफ्तों बाद चंदन की पत्नी रूप सुंदरी वीरेंद्र के पास आकर बोली, जेठ जी, इन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए। ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ चिंता मत करो, अब जहाँ गया है मेरा छोटा भाई वहाँ मैं खुद भी जा रहा हूँ। उसे लेकर ही लौटूंगा। मुझे खुद चिंता हो रही है। इतना कहकर वीरेंद्र बाहर निकल गया और आंखों से काव्या को इशारा कर गया। कुछ देर बाद काव्या एक गिलास दूध लेकर आई। दूध पी लो भाभी, चंदन की याद में तुम बहुत दुबली हो गई हो। नहीं, रहने दो। बहुत जोर देने पर रूप सुंदरी ने दूध पी लिया। थोड़ी देर में वो तड़पने लगी और दम तोड़ दिया। काव्या झूठा रोने का दिखावा करने लगी। जल्द ही गांव वाले हवेली में जमा हो गए। रूप सुंदरी की मौत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई।
रूप सुंदरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसका 5 वर्ष का पुत्र रतन जोर जोर से रोता रहा। कुछ दिन बाद काव्या वीरेंद्र से बोली, अब इस रतन का क्या करना है? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। कहीं ये बड़ा होकर अपने पिता की सच्चाई पूछने ना लगे। रतन और चंदन की बेटी सुंदरी दोनों को किसी तरह से ठिकाने लगाना होगा। रतन को ठिकाने लगा दो, लेकिन सुंदरी को नहीं। उसे तो मैं इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखूंगी। जब वो बड़ी होगी तो हमारी बेटी चंद्रलेखा को एक दासी की जरूरत पड़ेगी। सुंदरी उसके लिए ठीक रहेगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही उपाय सुझाया। हाँ। अगले दिन वीरेंद्र रतन को बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया। ताया जी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? रतन की बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप का चेहरा तमतमा उठा। अरे मूर्ख, तुझे भी तेरे पिता के पास पहुंचाने आया हूँ, समझा? क्या मतलब आपका? ओले मेरे छोटे से बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरा पिता जो है ना, यानी मेरा छोटा भाई, वो सामने पहाड़ी देख रहा है ना, मैंने उसे वहां से धक्का दे दिया और वो सीधा नरक में जा गिरा। तेरी माँ को भी मैंने अपनी पत्नी से जहर दिलवा दिया था और उसे भी तेरे पिता के साथ नरक पहुंचा दिया, और अब तुझे भी वहां पहुंचाऊंगा। फिर मुझसे मेरी जायदाद पर सवाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, समझे ना मेरा बच्चा? और रही बात तेरी छोटी बहन की, तो बड़ी होकर वो मेरी चंद्रलेखा की गुलाम बनेगी और सारी जायदाद का वारिस बनेगा मेरा पुत्र शंकर। समझे ना मेरे बच्चे? हाँ, आजा आजा, मैं तेरा गला दबा दूं। रतन, जो अभी नन्हा बच्चा था, डर से कांपने लगा। वीरेंद्र प्रताप रतन का गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। वीरेंद्र ने चौंक कर पीछे देखा तो एक नकाबपोश सवार उसकी ओर बढ़ रहा था। वीरेंद्र प्रताप घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़ा रतन के पास आकर रुका। नकाबपोश सवार ने नकाब उतारा और रतन की ओर देखा। तुम्हारे साथ कुछ देर पहले कौन था? रतन डाकू को सारी घटना बताते हुए बोला, वो मेरे ताया जी थे। उन्होंने ही मेरे पिताजी को मार डाला। अब मुझे भी मार डालते अगर आप नहीं आते तो। हाँ। नकाबपोश की आंखों में भी आंसू आ गए। वैसे तो मैं एक डाकू हूँ, सोचा था कि तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, लेकिन अब लगता है कि असली डाकू तो वो है जो आलीशान कोठियों में रहते हैं। हम भी लूटते हैं, पर कभी अपने सगे रिश्तों को नहीं। चल बेटा मेरे साथ, ये संसार तुझे जीने नहीं देगा। चल। लेकिन मेरी बहन उनके कब्जे में है। चिंता मत कर, उसने कहा है कि तेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखेगा। समय का इंतजार कर बेटा, समय बड़ा बलवान होता है, किसी के लिए नहीं रुकता। चल बेटा। इतना कहकर डाकू रतन को अपने अड्डे पर ले गया। तभी वहाँ उसका एक साथी भुलक्कड़ भोला सिंह सामने आ पहुँचा। ए, कौन हो तुम? अरे मेरा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह। मेरे नाम से बड़े बड़े इलाके कांपते हैं, लेकिन तू क्यों नहीं कांपता, भुलक्कड़ भोला सिंह? भोला सिंह ने क्रोधित होकर संग्राम सिंह का गिरेबान पकड़ लिया। ए, राजा विश्राम सिंह, पिछली बार तूने मुझे कारागार में डलवा दिया था ना, इस बार तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले कहीं के। रुक जा, मैं संग्राम सिंह अपने बाकी साथियों से बोला, अरे पकड़ो इस पागल को, कहीं किसी दिन मैं इसका खून न कर बैठूं। तभी भोला सिंह की याददाश्त लौट आई। अरे सरदार, क्या हुआ? काहे इतना गुस्सा रहे हैं? क्या हो गया? काहे चीख रहे हैं? अरे क्योंकि कुछ देर पहले तू मुझे भूलकर राजा विश्राम सिंह समझ बैठा था, भुलक्कड़ कहीं का। तभी भोला सिंह फिर से भूल गया। कौन विश्राम सिंह? अरे राजा विश्राम सिंह। राजा विश्राम सिंह? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो इस राज्य का राजा तो राजा संग्राम सिंह है। अरे राजा संग्राम सिंह तो मैं हूँ। हे ससुरा, अगर आप राजा संग्राम सिंह हैं तो ये राजा विश्राम सिंह कौन है? अरे राजा विश्राम सिंह इस राज्य का राजा है, राजा। हैं?
तो फिर आप कौन है भाई साहब? अरे मैं संग्राम सिंह हूँ, संग्राम सिंह, तुम्हारा सरदार। हैं? मेरा सरदार? अरे भैया मैं तो एक मोची हूँ, मेरा सरदार बन के करोगे क्या? हैं? बड़ा आया सरदार बनने वाला। चल बे भाग यहाँ से। अरे कोई रोको मुझे, नहीं तो मैं इसका खून कर दूंगा। अरे तू मोची नहीं, तू भोला सिंह है, भोला सिंह मेरा साथी है। हाथी? कौन सा हाथी? हमको तो यहाँ कोई हाथी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है हाथी? संग्राम सिंह बुरी तरह से चीख उठा और अपने साथियों की ओर देखकर बोला, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, नहीं तो आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ले जाओ इसे, ये तो साक्षात मुझे मार डालेगा। ले जाओ इस पागल को। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा और क्रोधित अवस्था में वो संग्राम सिंह से बोला, एक मिनट, इस बच्चे को पकड़कर यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? क्या इसे भी अपनी तरह डाकू बनाओगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे साधु बनाऊंगा और ऐसी शिक्षा दिलवाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अरे अब तू आ गया? अरे भाग जा यहाँ से, पहले खुद कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले, पाखंडी साधु कहीं के। निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरी खोपड़ी पूरी तरह से घूम जाए। वैसे भी इस भुलक्कड़ भोला ने मेरी खोपड़ी गर्म कर दी है। अच्छा, तो तुम्हारी खोपड़ी गर्म है तो तुम साधुओं से इस तरह से बात करोगे हैं? अरे कुछ तो शर्म कर जा, कुछ तो शर्म कर। अरे कुछ साल पहले तक तू ही हमारे गिरोह का सरदार था। अचानक से तेरे अंदर पागलपन सवार हुआ और तू बन गया साधु। अरे मत भूल, वर्षों पहले तू भी मुझे गांव से इसी तरह उठा के लेके आया था डाकू बनाने के लिए। तब तुझे साधु बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे तो डाकू बना दिया है। संग्राम सिंह की बात सुनकर साधु गुस्से से वहां से चला गया। संग्राम सिंह सही बोल रहा था। वो साधु पहले संग्राम सिंह का ही सरदार था। साधु के जाने के बाद संग्राम सिंह रतन की ओर देखकर बोला, हाँ, पूरी खोपड़ी घुमा दी इन गधों ने। सुनो बेटा, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि कुछ महीने पहले पहाड़ी के नीचे एक व्यक्ति मुझे घायल अवस्था में मिला था। उस व्यक्ति ने बस इतना ही बताया था कि वो व्यापार करने के सिलसिले में दूसरे राज्य जा रहा था और एक पहाड़ी पर आराम करने के लिए रुका था। तभी उसके बड़े भाई ने धोखे से उसे धक्का दे दिया था। बस इतना ही बता पाया था और फिर वो बहुत दूर चला गया। रतन की आंखों में आंसू आ गए थे। बस 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 बेटे, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आंसू बचा कर रखना। मैं तुम्हें ऐसी परवरिश दूंगा कि तुम बुराई और ताकत का सामना कर सको, और तुम्हें अपनी तरह डाकू नहीं बनाऊंगा। चिंता मत करो। इतना कहकर संग्राम सिंह ने रतन को गोद में उठा लिया। समय बीतने लगा। रतन संग्राम सिंह के साथ रहकर चतुराई के गुण सीखने लगा। वहीं दूसरी ओर सुंदरी वीरेंद्र प्रताप और काव्या की छत्रछाया में नौकरानी की तरह पलने लगी थी। 20 साल बीत गए। सुंदरी अब 20 साल की एक सुंदर लड़की बन चुकी थी और चंद्रलेखा 19 साल की हो चुकी थी। दूसरी ओर शंकर वीरेंद्र प्रताप का पुत्र 27 साल का हो चुका था। शंकर दिन भर गांव में आवारागर्दी करता और किसानों के साथ मारपीट करता। एक दिन सुंदरी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी बूढ़ी हो चुकी काव्या वहां आई और सुंदरी से कहा, रोने का नाटक बंद करो लड़की। जब से तुम पैदा हुई हो तब से रो रही हो। जाकर हवेली की सफाई कर। तब चंद्रलेखा भी वहां आ गई और गुस्से से अपनी माँ से कहा, मेरे कमरे की अभी तक सफाई क्यों नहीं की? और मुझे भूख लग रही है, कौन मुझे नाश्ता देगा? सुंदरी चुपचाप उठकर रसोई घर में जाकर नौकरानी की तरह चंद्रलेखा के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी वहां पर शंकर आ पहुंचा और एक जोरदार थप्पड़ सुंदरी के गाल पर जड़ते हुए बोला, अरे तुझे पता है ना कि मुझे सुबह सुबह देसी घी के गरम पराठे खाने की आदत है। अभी तक मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बने हैं? मैं अभी बनाती हूँ भैया। तभी वीरेंद्र प्रताप भी वहां आ पहुंचा और सुंदरी को देखकर कहा,
अगर मेरे बेटे को समय पर नाश्ता नहीं दोगी तो तुम्हें और थप्पड़ खाने पड़ेंगे, समझे? सुंदरी आंसुओं के साथ सबका नाश्ता तैयार करके घर की सफाई में जुट गई। कुछ घंटों बाद वो बुरी तरह से थक गई और अपने कमरे में बैठ गई और अपनी माँ को याद करती हुई बोली, माँ, तुम कहाँ चली गई? देखो, इस हवेली में तुम्हारी सुंदरी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ताया और ताई कहते हैं मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जबकि कुछ दिन पहले मुखिया जी मुझे चुपके से बता रहे थे कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुखिया जी ये भी बता रहे थे कि मेरा एक भाई था जो वर्षों पहले ताया के साथ जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। काश मेरा भाई यहाँ होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। तभी सुंदरी के कानों में काव्या की आवाज टकराई, बाहर आ जाओ महारानी, तुम्हें दोपहर और रात का भोजन भी तैयार करना है। सुंदरी आंसुओं के साथ कमरे से बाहर आ गई। कुछ इस तरह से सुंदरी का जीवन बीत रहा था। एक दिन शंकर गांव के चौक पर खड़ा था कि तभी एक सुंदर व्यापारी शंकर के पास पहुंचा और शंकर से बोला, क्यों भैया, इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अरे मूर्ख उरख हो क्या? ये गांव हमारा है, हम ही ठाकुर हैं और हम ही यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, समझे? अरे आप तो बुरा मान गए। बुरा ना मानिए, मैं एक व्यापारी हूँ। देखिए, मुझे पता चला है कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में बहुत जमीनें हैं। मैं उन खेतों को दुगनी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ, बस। क्यों भाई, क्यों तुम हमारे खेतों को दुगनी कीमत पर क्यों खरीदना चाहते हो? हैं? क्या हो गया? देखो, मैं पहले बहुत गरीब था और एक किसान था। एक दिन हमारे गांव में सूखा पड़ गया और गांव की सारी जमीन बंजर हो गई। फिर सभी लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव बस गए। मैं भी दूसरे गांव में चला गया और वहां कोयले की खदान में काम करने लगा। फिर एक दिन खदान में मेरे हाथ कई सारे कीमती हीरे लग गए। इन हीरों के बदले मैं बहुत सारी जमीन खरीदने का सोच रहा था। मुझे किसी से पता चला कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में बहुत जमीनें हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाकर उन जमीनों को हीरे के बदले में खरीद लूंगा और इस गांव में हमेशा के लिए बस जाऊंगा। किसान हूं ना भैया। ओ, ये तो बड़ा ही मूर्ख व्यापारी मालूम होता है जो अपने कीमती हीरों के बदले मामूली किसानों जैसी जिंदगी जीना चाहता है। इससे पहले कि ये मूर्ख किसी और ठाकुर की जमीन को खरीद ले, क्यों न मैं इसे अपने पिता के पास ले जाऊं? शंकर तुरंत उस व्यापारी को अपने पिता वीरेंद्र प्रताप के पास ले गया और उसके कान में कहा कि वो एक मूर्ख व्यापारी है। वो कीमती हीरों के बदले सारी खेती खरीदना चाहता है। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप चौंक गया। मुझे खुद देखने दो, ये सही बोल रहा है या फिर कोई ठग है। इतना कहकर वीरेंद्र प्रताप व्यापारी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य है। दिखाओ हमें, तुम्हारे पास कौन से हीरे हैं, दिखाओ, कहाँ है हीरा? आदित्य ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और उसमें से कई सारे हीरे जमीन पर रख दिए। उसने एक हीरा उठाकर वीरेंद्र प्रताप को दिया और कहा, इसे तुम जाकर किसी जौहरी से जांच करवा सकते हो। वो बता देगा कि ये असली हैं या फिर नकली हैं। वीरेंद्र प्रताप उस हीरे को लेकर तुरंत गांव के जौहरी की दुकान पर गया। बताइए, ये हीरा असली है या फिर नकली है? जौहरी ने हीरे को परखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अरे भैया, ये हीरा आपको कहाँ से मिला? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है कहाँ से मिला? तुम तो ये बताओ असली है या नहीं? अरे भैया, ये तो बहुत कीमती है। इसकी कीमत इतनी है कि इसके बदले आराम से 10 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। हाँ। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप चौंक गया। वाह, इसका मतलब कि वो व्यापारी सच बोल रहा था। उसके पास तो ऐसे कई हीरे हैं। क्यों न मैं अपनी सारी जमीन ही उसे दे दूं और उसके बदले में और भी हीरे ले लूं। फिर किसी दूसरे राज्य जाकर एक शानदार महल बनवाऊंगा और सुख से जीवन बिताऊंगा।
हाँ वीरेंद्र प्रताप तुरंत हीरा लेकर आदित्य के पास गया। हाँ, तो व्यापारी, मुझे तुम्हारा सौदा ठीक है, मंजूर है। मैंने भी तुम्हारी हवेली की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम वो मुझे बेचोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम चाहो तो हवेली देख सकते हो। वीरेंद्र प्रताप आदित्य को अपनी हवेली दिखाने लगा। हवेली को आदित्य गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अरे वाह 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 वाह, फिर तो मुझे भी यही नौकरानी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है, ले लेना। तभी आदित्य ने एक सादा कागज निकाला। इस पर तुम्हारा बेटा, पत्नी और बहू अंगूठा लगा दो। वीरेंद्र प्रताप, शंकर, काव्या और चंद्रलेखा ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। आदित्य ने हीरों की पोटली वीरेंद्र प्रताप को सौंप दी। आज से ये तुम्हारी हवेली और ये तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हुई। ये सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर दूसरे राज्य चला गया। वहां जाकर वो एक बड़े जौहरी की दुकान पर गया। हाँ, क्यों भैया, क्या तुम इन सारे हीरो की कीमत दे सकते हो? जौहरी ने सारे हीरों को परखा और गुस्से से कहा, अरे भैया, ये नकली है नकली, इनकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। बात करते हैं, कीमत दे दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये असली हीरे हैं। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ये हीरे इतने भी लायक नहीं है कि 10 एकड़ की जमीन की मिट्टी भी खरीदी जा सके, समझे? वीरेंद्र प्रताप गुस्से से भर गया और परिवार को लेकर वापस अपनी हवेली आया, जहां आदित्य सुंदरी के साथ बैठा था। वो चिल्लाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इसने, सुन रहे हो गांव वालों, इसने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। ये ठग है, ठग। इसने नकली हीरे देकर मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। हाँ। तभी आदित्य उठ खड़ा हुआ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं ताया जी, मैं रतन हूँ, रतन, सुंदरी का बड़ा भाई। ये सुनकर सुंदरी चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे रतन, रतन तुम जीवित हो, मगर वीरेंद्र प्रताप ने तो बताया था कि तुम्हें जंगली जानवर खा गए। ये सब झूठी बातें हैं मुखिया जी। जंगल में ये मुझे मारने के लिए ले गए थे। वहाँ मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे पिताजी को पहाड़ी से धक्का दिया है और माँ को जहर देकर मार डाला। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप कांपने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? और एक डाकू ने मुझे पाला पोसा। उसी ने बताया कि मेरे पिता ने उसके सामने दम तोड़ा था। उसी ने मुझे चालाकी सिखाई। मैं अपनी बहन को इन अत्याचारियों से बचाने और अपने पिता की संपत्ति वापस लेने आया हूँ। मुखिया और गांव वाले गुस्से से भर उठे। अरे देखते क्या हो, मारो इसको, मारो। सारे गांव वाले वीरेंद्र प्रताप और उसके परिवार पर टूट पड़े। उन्हें मारते हुए गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर जंगल में आ गया, लेकिन मानसिक पीड़ा और ग्लानि के कारण काव्या, शंकर और चंद्रलेखा ने वहीं दम तोड़ दिया। वीरेंद्र प्रताप ने तीनों का अंतिम संस्कार अकेले ही किया और शेष जीवन भीख मांगते हुए काटा। उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका था।